नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। हर बार कहा है, एक बार फिर से कहूँगा कि ईश्वर भक्ति करते रहिए। आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, चमत्कार 100% होगा। जो आपके लिए उचित है, आपके ईश्वर आपके लिए ज़रूर वो समय लेकर आएंगे। ऐसे ही विश्वास की एक कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें एक भक्त, एक नहीं पूरा परिवार, जो बाबा शाम को बहुत ज़्यादा मानता था और उन्हीं पर अपनी सारी दुनिया निर्भर करती थी। जो परेशानी उनके सामने आई थी, उसमें मदद करने के लिए ना तो कोई भीड़ थी, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना पुलिस वाले और ना आसपास का समाज। जितने भी लोग कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक आपको खुद करना पड़ता है। ईश्वर भी मदद उसकी करते हैं जो हाथ पैर खुद चलाता है। लेकिन ये परिवार एक ऐसी परेशानी में आ गया था, यहाँ समझ ही नहीं आ रहा था कि मदद करेगा कौन। ज़्यादा समय नहीं था, सिर्फ 3 घंटे इनकी ज़िंदगी के सबसे भयानक और ख़तरनाक थे। इनके दोनों के दिमाग में, जो हस्बैंड वाइफ है, इनके दिमाग में हर वो बुरा ख्याल आ रहा था जो कभी टीवी पर पिक्चरों में देखा है, कभी समाचार में सुना है। बच्चे गायब हो गए हैं, बच्चों को किसी ने मतलब हर तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। अब ऐसे में जब हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं जी हमारे को नहीं पता, आप अपने आप देख लो। पुलिस ने भी बोल दिया कि अभी थोड़ा पॉसिबल सा नहीं है, अभी बाद में आना। अरे भैया, पॉसिबल सा नहीं है? या भीड़ में इतने लोग चल रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग हैं, कोई एक आगे नहीं आ रहा मदद के लिए? कौन आएगा? वही आएगा जिस पर आपकी दुनिया निर्भर है, आपके ईश्वर। ऐसे में खाटू श्याम बाबा ने वो चमत्कार किया जो कि ये किसी को बताते हैं तो कहता है कि यार तू किसी पिक्चर की ना कहानी सुना रहा है, ऐसा हकीकत में मतलब पॉसिबल है नहीं। सब कुछ पॉसिबल है अगर भगवान पर विश्वास है। तो चमत्कार ऐसे ऐसे जो कि आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए कि रियलिटी में ऐसा कभी हो सकता है। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद एक छोटी सी कहानी, लेकिन एक बहुत दमदार, विश्वास बढ़ा देने वाली कहानी आपके लिए लेकर आया हूं। तो किधर भी नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। जय भोले। कहानी मंजू और मोहित की है। इनके 2 बच्चे हैं, विशाल और दीप्ति। विशाल है 5 साल का और दीप्ति है 9 साल की। मंजू और मोहित हमेशा बच्चों को एक बात सिखाते हैं कि कभी भी आप अकेले नहीं होते। आपकी परेशानी को दूर करने के लिए बाबा शाम हमेशा हैं। मम्मी पापा हो सकते हैं कि कहीं व्यस्त है, पापा ऑफिस चले गए हैं या मम्मी ऑफिस गई हुई हैं और आप दोनों घर पर अकेले हो, मन में डर लग रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जय श्री श्याम बोलना है, बाबा अपने आप ही सारी चीज़ें ठीक कर देते हैं। और इनको ये बात इतनी बार बताई गई है कि इन्हें ये 100% विश्वास था कि हम अकेले चलते ही नहीं हैं, हम दोनों के साथ हमेशा बाबा शाम चलते हैं। तो जब बाबा साथ में हैं तो डरने वाली क्या बात है, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन डर लगा मंजू और मोहित को। मंजू और मोहित रहने वाले हैं एमपी में, मतलब जबलपुर जगह है, वहाँ पर रहते हैं मंजू और मोहित अपने दोनों बच्चों के साथ। लेकिन ये आए हुए थे गाज़ियाबाद। मोहित के बड़े भाई के घर पर कोई फंक्शन था, ठीक है, काफ़ी बड़ा फंक्शन था, तो ये उनके घर पर आए हुए थे। और भी बहुत सारे रिलेटिव आए हुए थे, मौसी, बुआ, चाची, चाचा, सब लोग आए हुए थे। तो यहाँ फंक्शन हो चुका था और 2 दिन का और इनका स्टे था। उसके बाद इन्हें जबलपुर वापस निकलना था। मंजू, मोहित, विशाल, दीप्ति, इन सबको ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बड़ा परिवार, तो सबके नाम और सबके रिलेशन वगैरह बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ जो हुआ वो बताऊंगा। और यहाँ आपके परिवार वालों के छोटे छोटे सींग बड़े हो गए हैं, वो भी दिख जाएगा। अब मंजू, मोहित जिनके घर पर आए हैं, बाई चांस इन दोनों के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ बच्चों के साथ, तो भाई रिलेटिव ही तो सपोर्ट करेगा सबसे पहले। यहाँ इस शहर में ये जानते किसे हैं, ये तो जबलपुर में है, वहाँ पे सभी को जानते हैं। लेकिन अगर ये किसी दूसरी जगह गए हैं, जैसे गाज़ियाबाद आए हैं, और यहाँ परेशानी होगी तो जो रिश्तेदार होगा वही तो मदद करेगा। उसने सबसे पहले हाथ खड़े कर दिए। होता क्या है कि मंजू, मोहित यहाँ फंक्शन अटेंड करते हैं, 1-2 दिन और रुकना था। तो फंक्शन के जस्ट नेक्स्ट डे वाली बात है। तो सुबह से यहाँ कोई चर्चा चल रही थी कि भाई शाम को रैली निकलेगी, भाई शाम को रैली निकलेगी। मंजू, मोहित बार बार पूछते हैं कि ऐसी कौन सी रैली निकल रही है। खाटू श्याम बाबा की एक मूर्ति की स्थापना हो रही है और उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त रैली, कम से कम 1000 लोग होंगे, इतनी बड़ी भीड़ है। पुलिस को भी निर्देश दिया गया है और आज देखने लायक रैली होगी। बहुत लोगों को ये जा रहा था, जितने भी बाबा शाम को मानने जाने वाले हैं। अब मंजू और मोहित जो बाबा शाम का नाम लेकर ही चलते हैं, उनकी ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ा पल था कि भाई मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो रही है और ऐसे में मतलब आप इस यात्रा को देखते हो तो शुभ होता है और ये हकीकत है, ठीक है। स्थापित होने से पहले
तो ये बहुत लकी होता है। और अगर आप उस मूर्ति के रथ को थोड़ा सा हाथ से सपोर्ट करते हो, धक्का देते हो, खींचते हो, तो आप पर और कृपा होती है। ये बात ध्यान रखना। कभी आपके पास से रैली निकल रही हो तो ऐसे मत कि यार कितना शोर हो रहा है यार, जल्दी से निकल जाओ, ये मत करिएगा, ठीक है। 2 मिनट के लिए अगर ये सह लोगे तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। वो बड़े बड़े हेडफोन लगा के इसमें यार बेस कम आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़िया वाला दिखाओ ना, है समझ रहे हो, या विस्तार में आ जाऊं कभी। तो मंजू मोहित इनसे पूछते हैं अपने रिलेटिव से कि रैली कितने बजे से है। तो बताया कि समय दिया गया है 8 बजे से, और 8 बजे से तकरीबन 3-4 घंटे की रैली निकलेगी। इतनी भीड़ है, मैनेज हो रहा है, और एक रास्ता बिल्कुल से बंद करा जा रहा है। और ऐसा हो रहा था, पुलिस मतलब जो ट्रैफिक है उसको नियंत्रण में लाने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रही थी। शाम 5-6 बजे का समय था। मंजू मोहित ने अपने बच्चों को कहा, विशाल दीप्ति से, कि शाम को बाबा की रैली निकल रही है, उसे देखना है। ठीक है जी, और बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे उसके अंदर मतलब कलाकार भी आ रहे हैं, जो छोटे छोटे परफॉर्म करते रहते हैं, वो भी आ रहे हैं। देखिए, परफॉर्मेंस उनका छोटा नहीं, वो किरदार बहुत बड़ा है। छोटी सी जगह में, छोटे से समय में फटाफट से अपना हुनर दिखाने वाला मैं तो बड़ा कलाकार मानता हूँ। मंजू मोहित अपने बच्चों को बता रहे थे कि विशाल दीप्ति, आपको आज शाम को रैली देखने को मिलेगी। भाई शाम हुई, रैली की कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। 8 बज गए, 8:30 बज गए। घर में सभी लोग खाना खा रहे थे। तो ये जिनके घर पर आए हैं वो कोई ऐसे भक्त, ठीक है आप मानते हो मानो, नहीं मानते मत मानो, उस टाइप का इनका हिसाब था। जिनके घर ये फंक्शन पे आए थे, तभी इनके रिलेटिव को किसी ने फ़ोन करा कि रैली के लिए सारी व्यवस्था हो चुकी है और आ जाओ, अगर आपको भी खाना खाना है, यहाँ भंडारा है। तो मंजू और मोहित को कहा कि आप बाबा शाम को बहुत मानते हो, अगर भंडारा करना है तो चले जाओ, खाया हो। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम खाना यहाँ पर खा चुके हैं, अब दोबारा नहीं, बस कल मंदिर में जब ये मूर्ति स्थापित हो जाएगी तो वहाँ प्रसाद लेकर जाएंगे। और उनकी अगले दिन की शायद जाने की भी हिसाब किताब थी। मंजू और मोहित का एक दिन छोड़कर इनकी ट्रेन था, रिजर्वेशन था, जो भी था। शाम को रैली शुरू हुई भाई 9:30 पौने 10 बजे, और म्यूज़िक और भीड़ जैसा बताया था भाई साहब गजब की। मतलब ऐसा कि जितनी ऊपर आप आंखें उठा सकते हो उतनी ऊपर ऊपर रथ पर कलाकारी हो रखी थी, देखने लायक भाई साहब। अब बहुत भीड़। मंजू और मोहित अपने दोनों बच्चों को लेकर जाने का प्लान कर रहे थे। तो इनके जो रिलेटिव हैं उनसे बोला कि आप भी चलिए ना, मतलब हमें बता देना कि कहाँ पर खड़े होना है जहाँ से हम आराम से रैली देख सकते हैं। वो आदमी इनकी ये मदद कर सकता था कि रैली जहाँ से निकल रही है उसमें नीचे वाला मकान, ऊपर वाला मकान, जिससे भी जान पहचान है। भाई आप कहीं रहते हो तो जान पहचान तो होती है, और ये लोग तो यहाँ पे 22-25 साल से रह रहे थे। उनमें से किसी से बोलते कि भाई हमारे रिलेटिव हैं, बालक साथ में है, तो अपने घर का गेट खोल दो, ये अंदर खड़े होकर देख लेंगे। कर सकते थे लेकिन नहीं करा। मोहित ने जबकि ये बात बोली थी कि भाई साहब यहाँ सामने वाली रोड पर जहाँ से रैली निकल रही है वो कोई जान पहचान का है, ऊपर का मकान किसी का, हम छत पर से देख लेंगे ना। हम तो ऐसे किसी को क्या कहेंगे, अच्छी बात थोड़ा ना, किसी को रैली है बाहर जाकर ऐसे देख लो। नहीं, चलिए ठीक है। मंजू ने कहा कि देखो मुझे ना भीड़ से घबराहट सी होती है, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा भीड़ है, डर लग रहा है। उन्होंने कहा डर लग रहा है? ये पहला एक हल्का सा जो उनको हुआ था ना एहसास गलत होने से पहले, हमेशा होता है ये हर किसी को, चाहे वो प्रेत आत्मा रिलेटेड बात हो, चाहे कोई ऐसा हो, मतलब होता है, ये बात तो हकीकत है। मौका मिलता है लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। मंजू ने दोनों बच्चों के हाथ कस के पकड़ रखे थे। मोहित इनके सामने ही खड़े थे और इंतजार कर रहे थे, रैली आ रही है और एक के बाद एक झांकी निकल रही है। बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा म्यूजिक, बहुत ज्यादा डीजे लगा हुआ है और एक के बाद एक रैली निकल रही है। उस तरफ का जो ट्रैफिक है जो पुलिस ने मैनेज किया था वो गड़बड़ा गया और उसकी वजह से और ज्यादा भीड़ बढ़ गई। जिस ट्रैफिक को मोड़ देना चाहिए था, इधर वाली रोड पे लाना ही नहीं चाहिए था जब इतनी भीड़ है, वो छोटी छोटी जगह बनाई। अब जहां पर बाइक निकल सकती है वहां पर अगर कोई गाड़ी लगा देगा तो लग गया जाम। और शाम का समय था, मतलब रात का, तो ऐसे में जो वहां पे दुकानें थी वो लोग भी अपने घर जाने को अपनी अपनी गाड़ियां निकाल चुके थे। अब भाई साहब भीड़ बढ़ती जा रही थी, जो पीछे से लोग आए जा रहे हैं और सामने की जगह बंद है, तो ऑफकोर्स 10 की जगह अभी 50-100 खड़े हो जाएंगे तो भीड़ तो लगेगी। अब विशाल दीप्ति को मोहित ने पलट कर देखा। मंजू से कहता है कि अभी जो यात्रा में तीसरा रथ आ रहा है ना, वो है बाबा शाम की मूर्ति जो स्थापित होगी। हम सबको ऐसे आगे जो रस्सी होगी ना उसे पकड़ के खींचना है। मंजू ने कहा कि नहीं सुनो, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, हम यहाँ किसी को जानते नहीं, कुछ नहीं। और ये बात ही कर रहे थे तभी सारी लाइट बंद हुई।
मतलब एकदम से सारी लाइट, जो ये डीजे चल रहा था इनकी भी लाइटें सारी बंद हुई। ना जाने कैसे क्या हुआ था, एक अजीब सा सीन हो गया। और ये लाइट ना एक आध सेकंड के लिए नहीं, 5-6 मिनट के लिए बंद हो गई। अब ऐसे में मोहित ने मंजू, विशाल, दीप्ति सबको पास में ही खड़ा कर लिया कि कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कॉलोनी में जहां ये खड़े थे ना, उससे थोड़ी बहुत रोशनी जो लोगों के घर में इन्वर्टर वगैरह था उससे थी, बाकी प्रॉपर रोशनी नहीं थी। और ये पहली बार आए हैं, ये मंजू, मोहित, विशाल, दीप्ति पहली बार यहां पर आए थे, तो जगह से बिल्कुल अनजान थे। अगर इनसे बोल दिया जाए ना कि आप जहां पर आए हो वहीं चले जाओ, तो ये वहां पहुंचने में भी बहुत समय लग जाएगा। जिसके घर पर मतलब आए हैं, बस उसका फोन नंबर है कि उनसे पूछ लेंगे कि मकान नंबर क्या था, इतना। आप कोई देखिए नई जगह पर जाते हो और अंधेरा होता है तो सही में उस जगह को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। अब लाइट आई, लाइट आने के बाद विशाल, दीप्ति, मंजू, मोहित ये इंतजार कर रहे थे कि वो सामने वाली जो रथ है वो आ रही है। जब वो आई सामने, तो मोहित ने और मंजू ने दोनों बच्चों को पकड़ रखा था साथ में और लेकर आए रथ तक। तो सभी ने बड़े प्यार से जगह बनाई कि अरे छोटे बच्चे हैं दोनों, ये दोनों भी खींचेंगे। अब यहाँ विशाल और दीप्ति, इन दोनों को बड़ा मजा आया। पहले तो बाबा को देखकर ऐसे सिर झुकाया, जय श्री श्याम करा, फिर रस्सी पकड़ के इन्होंने थोड़ी थोड़ी खींची। मंजू, मोहित, विशाल, दीप्ति सबने करीब 10-12 कदम की इन्होंने किया। अब सब लोगों ने भी सपोर्ट किया। विशाल दीप्ति के गले में एक बहुत प्यारा सा बाबा श्याम के रथ में जो रखा हुआ था, क्या कह सकता हूं उसे, शॉल टाइप का जो था, मफलर, वो दोनों को दिया। दोनों के माथे पे टीका लगाया और दोनों को एक प्यारा सा कड़ा भी दिया। ठीक है, एक एक कड़ा, कि कितने प्यारे बच्चे हैं, बाबा में कितनी आस्था है। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर हो रही थी। अरे कितने प्यारे बच्चे हैं भाई, इतना लाउड म्यूजिक है तो ऐसी बात हो सकती है। अब मोहित ने भी ऐसे हाथ जोड़ा, मंजू ने भी, इन दोनों के भी माथे पर टीका लगाया गया और इन दोनों को कहा, वो जो साथ में चल रहे थे, कि बेटा 6-7 कदम पीछे रहो। ठीक है, आपने दर्शन कर लिया, सारी बातें ठीक है, आपने फोटो क्लिक कर ली बाबा श्याम के साथ, आप सब अब 6-7 कदम पीछे हो जाओ। उसने किसी वजह से बोला था। देखिए, भीड़ जब इस तरह की चल रही होती है तो कुछ ऐसे भी मूर्ख साथ चल रहे होते हैं जिन्हें सिर्फ भीड़ में बेवकूफियां करनी है। उनके लिए तो मस्ती मजाक है, लेकिन ये बेवकूफी है। और इन मूर्खों की वजह से भीड़ में भगदड़ मच गई। हाँ, एक बेवकूफ ने कुछ पटाखे कहीं से लाकर एकदम से भीड़ में चला दिए, और वो भी तब जब रथ निकल रहे थे, यात्रा निकल रही थी। अब ऐसे में जो मुख्य रथ था, जिस पर बाबा श्याम की मूर्ति थी, जो स्थापना के लिए जा रही थी, उसके बाद 3-4 रथ निकल चुके थे, तब ये पटाखे वाला काम हुआ। जैसे ही भगदड़ मची तो तेजी से मोहित ने कहा, मंजू, दोनों बच्चों का हाथ कस के पकड़े रहना। मंजू ने जब तक देखा तो यहां विशाल, दीप्ति खड़े नहीं है, वो कुछ बोल नहीं पा रही। मोहित ने दोबारा से चिल्लाकर बोला, बच्चों का हाथ पकड़ लो और तुम उस तरफ खड़ी हो जाओ, मैं आ रहा हूं उधर। वो कुछ बोल नहीं रही, भीड़ आ रही है, जा रही है, इसे नहीं पता कुछ भी, वो सुन्न हो गई। मोहित एकदम से भीड़ में से उसके पास आया, और भीड़ ऐसे नहीं कि बहुत दूर चला गया था, ये भीड़ में धक्के वगैरह हुए तो 8-10 लोग बीच में आ गए थे। ये मंजू के पास आया, ये विशाल, दीप्ति कहाँ है? ये बस चुप खड़ी है। इसने कंधों पे हाथ लगा के झिझोड़ा, विशाल, दीप्ति कहाँ है? इसे कुछ नहीं पता। एकदम से ये रोने लग गई, चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए। मोहित ने कहा कि परेशान मत हो, ये कहीं नहीं जाएंगे, बच्चे यहीं होंगे। इन्होंने ढूंढना शुरू करा। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मंजू उल्टी सीधी बातें करने लग रही है, बच्चों को कोई ले जाएगा और ऐसे कभी बच्चे वापस नहीं मिल पाएंगे हमारे को, दुनिया भर में गंदे लोग हैं, यहाँ पर भी बाबा श्याम की रैली में कैसे घटिया लोग आ गए, ये क्या हुआ था। ये सारी बातें तो बाद में क्लियर हुई थी कि किसी ने मूर्खता करी थी, और थे 8-10 लोग जिन्होंने ये हरकत करी थी। अब मंजू, मोहित ने सिर से पैर तक का सारा जोर लगा दिया, लेकिन विशाल, दीप्ति ना मिले। जब इन्हें यहाँ पर आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया तो मोहित ने अपने रिश्तेदार को फोन करा कि भाई साहब 1 मिनट आप इस वाली जगह पर आ जाना, हम इस मिठाई की दुकान के सामने खड़े हैं, ये विशाल, दीप्ति न जाने भीड़ में कहां खो गए। हाँ, आता हूं मैं, जरा 10 मिनट में आता हूं। अब आप इस रिश्तेदार को क्या कहोगे जिसको फोन पे ये बताया कि 5 साल का विशाल, 9 साल की दीप्ति खो गए, और वो कह रहा है कि आता हूं 10-12 मिनट में। ये रिश्तेदार कहलाने लायक है नहीं। भाई साहब, ये बात सुनने के बाद तो आदमी को जैसी अवस्था में है, पैर में चप्पल है नहीं है, भागना चाहिए, और अपने साथ कम से कम 20-50 को और लेकर चलना चाहिए कि बच्चों को ढूंढना है, समस्या हो जाएगी अगर ज्यादा देर हो गई। वो आदमी 20 मिनट तक आया नहीं, लेकिन मंजू और मोहित बच्चों को ढूंढे जा रहे थे। मंजू ने कहा, एक बार भाई साहब को दोबारा फोन करो ना, उन्हें पता है यहाँ आसपास कोई जगह, किसी को जानते हो, पुलिस को कोई जानते हो। फिर फोन करा
हाँ हाँ, अच्छा चलो आता हूँ। हम तो भीड़ की वजह से आते ही नहीं है, और तुम ही गए थे दर्शन करने, कर लिए दर्शन, हो गया। अब खो गए ना बच्चे, मिलने हैं नहीं। एक काम करो, तुम दोनों घर आ जाओ। अरे बेवकूफ किस्म का इंसान है क्या? मतलब जिसका बालक भीड़ में खो गया वो ढूंढने की बजाय घर पर आकर बैठ जाए, आराम करे। मंजू और मोहित की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन मंजू ने बातों बातों में एक बात बोल दी कि देखो आज के बाद मैं बाबा श्याम का नाम नहीं लूंगी, समझ आ गई तुम्हारे? इनकी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। जितनी हमारे को इन्होंने सफलताएं देनी थी, जितनी हमारे को इन्होंने खुशियां देनी थी, दे दी। बस अब ये वापस ले ली है। इससे ज्यादा दुख नहीं हो सकता मेरी जिंदगी में। मोहित ने कहा नहीं बाबा को कुछ मत कहो, और तुम विश्वास रखो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देखो भीड़ में इतने सारे लोग थे, हमारे दोनों बच्चे स्पेशल हैं? उनको देखो टीका भी लगाया गया, उनको कड़ा भी मिला है। कितने लोगों को कड़ा मिला है? सिर्फ 100 कड़े हैं, और कितने लाखों की संख्या में लोग। उसने कहा मुझे मतलब नहीं है कड़े से या टीके से, किसी मतलब नहीं। मुझे मेरे विशाल दीप्ति से मतलब है। अगर वो यहाँ नहीं मिले ना मुझे आज, तो मैं सच बता रही हूँ, जिस मंदिर में ये मूर्ति स्थापित हो रही है ना, वहां जाकर चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि इनकी वजह से मेरे बच्चे खो गए। अरे तुम शांत हो जाओ। देखिए ये माँ है और अपना दुख, अपना दर्द, अपनी परेशानी बता पा रही है, लेकिन वो पिता है। उसके दिल से पूछिए कि उस पर कैसी परेशानी बीत रही है। अगर ये टूट गया तो मंजू को भी यहाँ सहारा देने वाला कोई नहीं। ठीक है, ईश्वर मदद करते हैं, लेकिन सबसे पहले इनके पति हैं जो मदद करेंगे, और कर भी रहे थे। भाई साहब भगदड़ में, भीड़ में चलते हुए कब इसके पैर से चप्पलें निकल गई मोहित को पता नहीं पड़ा। कब इसके पैर में कांच गड़ गया पता नहीं पड़ा। कब इसके चलने में खून निकलना शुरू हो गया पता नहीं पड़ा। ये ढूंढे जा रहा है पागलों की तरह, बस इधर उधर भागे जा रहा है। मंजू एक तरफ भाग रही है, मोहित उसके साथ साथ इधर उधर लोगों से पूछ रहा है। अब ऐसे में एक पुलिस इंस्पेक्टर मिल गए। एकदम मन में तसल्ली सी हुई कि हाँ भाई वर्दी देखिए, हमसे तो बहुत ज्यादा इनकी पकड़ होगी ना इस मार्केट में। भाई साहब हमारे ना फोटो दिखाई, ये बच्चे हैं भीड़ में। एक मिनट आप इधर हो जाइए, साइड हो जाइए, अभी भीड़ को कंट्रोल कर ले। नहीं आप सुनिए तो सही, क्या हुआ? ये हमारे बच्चे हैं, विशाल है, दीप्ति है, और भाई साहब ये भीड़ में कहीं खो गए। तो बच्चों को लाने की जरूरत क्या थी आपको भीड़ में? देखिए ठीक है हमारी गलती थी, हमसे गलती हो गई, अब आपकी गलती को हम भुगतेंगे। अरे नहीं आप सुन नहीं रहे हो, ये हमारे बच्चे हैं, प्लीज आप 8-10 लोगों को बोल दीजिए ना। अच्छा अब हम ये काम करेंगे। नहीं ये प्लीज आप देखिए तो सही। उसने बस एक नजर देखी। हाँ क्या करें फिर? ढूंढो, अगर नहीं मिलते हैं तो उधर चौकी है, आ जाना, वहां बता देना। ये तो ढूंढ ही रहे थे, उन्हें क्या बता रहे हो तुम? मैं पुलिस वाले जी के लिए बोल रहा हूँ भाई साहब के लिए, कि उन्हें क्या बता रहे हो माता पिता को कि ठीक है बच्चों को तुम ढूंढो, अगर नहीं मिलते हैं तो। वो तो ढूंढ ही रहे थे, तू क्या कर रहा है यहाँ खड़ा हुआ? कम से कम तू भी अपने हाथ पैर चला लेता, वायरलेस पे 8-10 लोगों को इन्फॉर्म कर देता कि छोटे बालक के कहीं दिखते हैं तो तुरंत उन्हें संपर्क करें माता पिता को, मतलब। लेकिन नहीं, मंजू मोहित यहाँ पर लगातार बच्चों को ढूंढ रहे थे। तभी मोहित के पास फोन आता है उनके रिश्तेदार का कि हम यहाँ पर खड़े हैं, कहाँ हो तुम? दोनों आए। अब वो मोहित अपने दुख, अपनी सारी परेशानी बताता है। वो कहते हैं कि ऐसा है, यहाँ चौकी में कल सुबह चलते हैं, बात करते हैं। कल सुबह चलते हैं। मंजू ने कहा कि अरे तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारे को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? यहाँ हमारे बच्चे नहीं मिल रहे और तुम्हारे मतलब ऐसे रिलैक्स होकर खड़े हो जैसे कोई बात ही नहीं हुई है। उसने कहा देखो मेरे से ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, तुम फंक्शन में आए ठीक है, नहीं भी आते तो भी क्या था? अबे तू रिश्तेदार है कि रिश्तेदार के रूप में भेड़िया है, क्या है तू? इनको सारे आज यहाँ पे ऐसे ही टकरा रहे हैं। वो पुलिस वाला ठीक है, मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे सुबह बता देना, कल बता देना, 1 घंटे बाद आ जाना, तू किस लिए खड़ा भाई? और ये रिश्तेदार हैं? अरे यार मतलब मूर्खों की सही में एक प्रजाति अलग ही होनी चाहिए, कि इंसान के माथे पे लिखा होना चाहिए बड़ा बड़ा कि भाई साहब ये वो है। आपको इसके साथ रिश्तेदारी रखनी है रखो, नहीं रखनी तो हट जाओ भाई साहब, क्योंकि आड़े वक्त में ये मदद नहीं करेगा। ये परेशानी में बस ढूंढते जा रहे थे, जब इस आदमी ने बोल दिया। ऐसी रिप्लाई के बाद ये लोग मोहित और मंजू उससे रिक्वेस्ट कर भी नहीं रहे थे। फिर ठीक है भैया हम अपने बच्चों को अपने आप ढूंढेंगे। बच्चों को ढूंढते 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 भाई साहब इन्हें 1-1.25 घंटा बीत गया। अब 1-1.25 घंटे में बच्चे अगर गलत हाथ में चले गए होंगे तो मिल रहे हैं क्या? विशाल दीप्ति बहुत छोटे हैं। हाँ ठीक है 5 साल का बच्चा है, 9 साल की बिटिया है, तो काफी बड़े हैं, अपने घर का रास्ता जानते हैं और बाजार से सामान भी ला सकते हैं, है ना, ब्रेड मक्खन। लेकिन ये अपने घर के पास नहीं है, ये नई जगह आए हैं और पहली बार आए हैं और रात का अंधेरा है। इन्हें नहीं पता, गलती से भीड़ से इधर उधर जाते हुए किसी गली में पहुंच गए तो ये जिसके घर आए हैं उसके घर का एड्रेस नहीं पता, सिर्फ नाम ही तो पता है, हमारे ताऊ जी का नाम ये है बस।
अब कौन है, इस नाम का क्या है, कहाँ जॉब करता है, घर का नंबर नहीं पता, उन पे जो गाड़ी है उसका नंबर, अरे कितने लोगों को याद रहता है। और छोटे बच्चों को क्या मोबाइल नंबर याद होंगे रिश्तेदारों के? हैं, चाची मामा मौसी, बस फोन पे लिखा ही तो होता है कि मामा जी का कॉल आ रहा है, मामा जी का नंबर क्या है, कितने लोगों को पता होता है। मम्मी पापा का नंबर याद रहता है। लेकिन ये दोनों बालक ऐसी सिचुएशन में थे जिन्हें कोई टेंशन नहीं थी। बालक मजे में थे, कोई टेंशन नहीं, भंडारा खा रहे थे। ये भीड़ जब छटी तो 4.5 घंटे बीते। 4.5 घंटे, 4.5 घंटे में ये मोहित और मंजू ऐसी अपनी सिचुएशन कर चुके थे कि इन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा ये दोनों नॉर्मल लोग हैं। मोहित की हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ रही थी, लोग बाग उस उल्टा सीधा भी बोलने लग गए थे। ये भीड़ में खा पी के आ गए हैं, ये कोई पी पा के कहीं पड़ा मिलेगा नाली में। अरे भैया, वो जो ढंग से चल नहीं पा रहा है ना, उसे नशा नहीं हो रहा है, उसका पैर कट चुका है बहुत देर पहले, और अपने पैर को इस तरह से पंजे को मोड़ के चल रहा है जमीन पर कि थोड़ा खून कम निकले। और ये बात इसने मंजू को बताई भी नहीं थी। अब मंजू और मोहित थक कर परेशान होकर यहीं रोड पर बैठ गए। रोड के कॉर्नर पे मंजू ऐसी हालत हो रही थी, जमीन पर हाथ मार रही थी, अपने माथे पे हाथ मारे जा रही है। तभी मोहित ने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट मंजू, ये सामने विशाल दीप्ति है क्या? मंजू ने एकदम इधर उधर देखना शुरू करा। किधर? अरे वो सामने देख। अब सामने एक घर के आगे गमले वगैरह रखे थे, छोटी सी जगह खाली थी, तो वहां विशाल दीप्ति बैठे हुए थे कॉर्नर पे। दोनों के हाथ में प्रसाद था, भंडारा। ये भाग कर गए, उन्हें गले लगा लिया। उनसे जब पूछा गया कि बेटा आप कहां चले गए थे, तो ये जो जगह बताते हैं वो इस जगह से 3 किलोमीटर दूर है। इनके रिश्तेदार ने बताया कि जिस ये मिठाई की दुकान का नाम ले रहे हैं वो यहाँ पर थोड़ी ना, वो तो आगे है बाजार में 3 किलोमीटर। अब ये 3 किलोमीटर बच्चे गए पैदल और 3 किलोमीटर से पैदल चल के आए? नहीं, ये दीप्ति ने बताया। दीप्ति तो 9 साल की है, वो तो जानती है बातें क्या बोल रही है। दीप्ति ने बताया कि हम गलती से पैदल जब चले गए थे तो उस दुकान के सामने पहुंच गए। वो दुकान बंद थी लेकिन ऊपर नाम लिखा हुआ था तो हमें अच्छे से याद है। तो वहां से कैसे आए हो? वहां हमें रथ में लाए। बेटा उधर तो यात्रा गई नहीं है, आप रथ में कैसे आ गए? नहीं, खाटू श्याम बाबा चला रहे थे रथ। ये कौन बोल रही है? ये बोल रही है दीप्ति। खाटू श्याम बाबा रथ में बैठे नहीं थे, वो चला रहे थे। और जहां पर बाबा श्याम की मूर्ति थी ना, जब हम खींच रहे थे वहां पर तो हम दोनों बैठे थे और ये बाबा ने हमारे को बिठाया। अब ये मोहित के जो बड़े भैया हैं, जो रिश्तेदार है, वो कहते हैं कि बेकार की बातें मत करो, ये कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है तुम विश्वास करते होगे, लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा? ये विशाल तू बता। उसने कहा हाँ, बाबा गाड़ी चला रहे थे, रथ चला रहे थे, हम पीछे बैठे थे, उनके वो जो लाल वाला सोफा था हम उस पर बैठे थे, ऐसे करके बैठे। और ये प्रसाद कहां से आया? ये बाबा ने दिया था। ये जो प्रसाद है ना, इसके अंदर सारी चीजें कुछ ऐसी अनोखी हैं जो कि भंडारे में अधिकतर यहाँ बटी नहीं है। मंजू मोहित दोनों को बोला कि बाबा ने आपको भी कहा है कि आप भी प्रसाद लेना। इन्होंने प्रसाद चखा और वो जो रिश्तेदार है उसने कहा कि हो गई हो तुम सबकी नौटंकी, तो घर चलो, तुम्हारी वजह से दुनिया भर का ड्रामा हो गया है। नहीं भाई साहब, एक काम करते हैं, ये तीनों यहीं पर रुकेंगे, मैं घर पे आ रहा हूँ, हमारा जो बैग रखा है बस वो उठाऊंगा और चलूंगा। हाँ ठीक है, ले तू अपना बैग ले। रुकने का उसने मोहित ने हिसाब ही नहीं बनाया। मुझे अब इनके घर रुकना ही नहीं है। ये लड़खड़ाता हुआ जब चल रहा था तब मंजू ने देखा, एकदम रोक दिया। ये आपके पैर में क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद इससे परेशानी होगी, लेकिन मैं आता हूँ, बैग लेकर आता हूँ। फटाफट से मोहित गया, बैग लेकर आया। यहाँ पर मोहित, मंजू, विशाल दीप्ति सबसे पहले नजदीकी कोई क्लिनिक या जो हॉस्पिटल होता है वहां आसपास, वहां गए। इसने पैर में अपने बैंडेज कराई। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ऐसी स्थिति में चल कैसे रहे थे? जो कांच है वो गड़ा हुआ था और टूट गया था, समझ रहे हो? इनके पैर के अंदर ही दवाई वगैरह ली गई। ये यहां से स्टेशन पे जाके बैठ गए। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा थक रहे थे। विशाल जो है मम्मा की गोदी में ही सिर रखकर सो रहा था और दीप्ति ऐसे मम्मी के पास सो रही थी। मोहित ने फोटो खींची। फोटो खींचने के बाद जब देख रहा था तो उसके हाथ से फोन छूट गया। इसे पीछे बाबा श्याम दिखे और बाबा श्याम की वही झलक दिखी जो कि इसने अभी वहां रथ में देखी थी। फोटो को दोबारा देखा, मम्मी को दिखाया, मतलब बच्चों की मम्मी को, मंजू को। उसने कहा नहीं ये फोटो डिलीट करो। अरे क्यों, अच्छी तो आई है। नहीं, दोनों बालक सो रहे हैं, मेरी भी आंखें बंद सी आई हैं, सोते बालक की नहीं खींचते हैं, तुम्हें पता तो है। हाँ ठीक है,
इसने दोनों बच्चों को जगाया। मंजू जी जिस टेबल पे बैठी हुई थी उस टेबल के नीचे बैठते हैं मोहित भाई साहब, और ये मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये उन्होंने कहा है कि बिल्कुल बताइएगा ये बात। अब लेफ्ट साइड पे विशाल और राइट साइड पे दीप्ति। पापा मोहित ने सबको जगा दिया था कि कोई सोएगा नहीं, यहां हम दो एक फोटो खींचेंगे। उन्होंने ऐसे करके हाथ करा, सेल्फी ली, क्लिक करी, हाथ से फोन छूट गया, पीछे फिर से बाबा श्याम दिखे और इस बार सबको दिखे। इन तीनों ने, विशाल, दीप्ति और मंजू ने, ऐसे पीछे पलट कर देखा कि मतलब बाबा थे। अब दोबारा जब फोटो इसने देखी ना तो ये कहते हैं कि हाँ, हमें कुछ आकृति बनी हुई सी अब भी दिखती है। और उस फोटो को बहुत बार इन्होंने और फोटो क्लिक करी थी लेकिन ऐसा कुछ दोबारा नहीं हुआ। लेकिन वही पर्टिकुलर जो फोटो थी उसे इन्होंने बड़ी करवा के, फ्रेम करवा के अपने घर में रखी है। और ये कहते हैं कि चलते फिरते हम उस फोटो को देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बाबा की झलक दोबारा दिखती है। तो आज की कहानी में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो और मैं सही से सुना पाया हूं तो प्लीज जय श्री श्याम लिखकर आप सपोर्ट करिएगा और शेयर करना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अदरवाइज मैं हर बार बोलता हूं कि अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करो और मुझे एक सुझाव दो कैसे मैं बेहतर कर सकता हूं। तो आज की कहानी में इतना ही। बिल्कुल बताइएगा, जरूर बताइएगा, आपके फीडबैक की बहुत जरूरत रहती है कि कैसे लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।